प्रदेश विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों को लेकर करेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 से पहले राजनीतिक दल और नेताओं का रंग भी बदल रहा है। समाजवादी पार्टी के राज्य मुख्यालय में बाहुबली विधायक और बहुजन समाज पार्टी के विधायक मुख्तार अंसारी के बड़े भाई सबकातुल्ला अंसारी ने अपने बेटे के साथ पार्टी की सदस्यता ली है। इसके साथ ही अंबिका चौधरी ने भी बेटे के साथ घर वापसी की। मुलायम सिंह यादव सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे अंबिका चौधरी लोकसभा चुनाव के दौरान बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गए थे। अब वो फिर से समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। दूसरी तरफ प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के शिवपाल यादव और भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर के बीच भी मुलाकात हुई। तीसरी तस्वीर जिसमें आप देख पा रहे हैं कि बसपा के बागी असलम रायनी समाजवादी पार्टी के नेता अब्बू आजमी से मिले और दोनों के बीच ये मुलाकात श्रावस्ती में हुई है। तो तीन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सपा में शामिल हुए मुख्तार अंसारी के भाई शिवपाल चंद्रशेखर की भी मुलाकात हुई है और असलम रायनी ने अब्बू आजमी से मुलाकात की है। तो अब सरगर्मियां तेज हो रही हैं, घर वापसी की भी, दल बदल की भी, जिसकी तीन तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। और जो तीन बड़े नाम सपा में शामिल हुए, आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए उनके बारे में बताते हैं कि आखिर ये तीनों नेता कौन हैं और अब से पहले क्या इनका प्रोफाइल रहा। सबकातुल्ला अंसारी जो कि मुख्तार अंसारी के भाई हैं, मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट से 2 बार विधायक हैं और 2007 में सपा और 2012 में कौमी एकता दल के साथ थे। 2017 में मोहम्मदाबाद से बसपा के टिकट पर चुनाव हार गए थे और सबकातुल्ला अंसारी के भाई अफजाल अंसारी गाजीपुर से सांसद हैं। बलिया के कद्दावर ओबीसी नेता और पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी हैं और 4 बार विधायक और 1 बार एमएलसी रह चुके हैं। अंबिका चौधरी अक्टूबर 2015 में मंत्री पद से हटाए गए थे और 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले बसपा में शामिल हो गए थे। इसके बाद 2021 में बेटे आनंद चौधरी सपा के समर्थन की वजह से आगे बढ़े और बलिया के कद्दावर ओबीसी नेता और पूर्व मंत्री हैं अंबिका चौधरी। और अब सुखदेव राजभर कौन है, उनके बारे में भी जान लीजिए। पूर्वांचल से बसपा के कद्दावर नेता माने जाते हैं और 4 दशक से राजनीति में हैं, 5 बार से विधायक हैं और मुलायम, कल्याण सिंह और मायावती की सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। बड़ी जिम्मेदारी इनको मिली थी उस वक्त। 2007 से लेकर 2012 तक यूपी विधानसभा के अध्यक्ष रहे और अपनी राजनीतिक विरासत अखिलेश के नेतृत्व में उन्होंने बेटे के साथ शुरू की थी। पूर्वांचल में बसपा के कद्दावर नेता माने जाते हैं और 5 बार के विधायक हैं। ऐसे में अब जब उन्होंने मुलाकातों का सिलसिला शुरू किया है तो अब कई तरीके के कयास भी लगाए जा रहे हैं। और अब बात करते हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के दौरे को लेकर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के 4 दिनों के यूपी दौरे का आज तीसरा दिन है। 2 विश्वविद्यालयों के शिलान्यास के लिए राष्ट्रपति गोरखपुर पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उनका स्वागत किया। महामहिम राष्ट्रपति 4 साल में दूसरी बार गोरखपुर पहुंचे। इससे पहले वो 10 दिसंबर 2018 को भी गोरखपीठ के महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक सप्ताह समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे। राष्ट्रपति ने यहाँ पर आयुष विश्वविद्यालय का भूमि पूजन किया। इसके बाद राष्ट्रपति ने लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत का जुड़ाव ऋग्वेद के समय से ही योग से रहा। सीएम योगी ने अपने संबोधन में कहा कि दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है और शायद ही दुनिया में कोई ऐसा देश होगा जिसने भारत के प्राकृतिक चिकित्सा का फायदा नहीं उठाया होगा। दुनिया के लगभग 200 देश योग की इस महान परंपरा के साथ जुड़ करके प्रधानमंत्री जी ने यूएनओ के मंच से भारत की इस परंपरागत विधा को वैश्विक मंच पर ले जाने का जो कार्य किया, आज उसका परिणाम है कि भारत की परंपरागत चिकित्सा पद्धति तेजी के साथ आगे बढ़ी है और उसी क्रम को आगे बढ़ाने के लिए आज माननीय राष्ट्रपति जी का आशीर्वाद और उनका मार्गदर्शन उत्तर प्रदेश शासन को, आयुष विभाग को प्राप्त हो रहा है और आज उनके करकमलों से उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय महायोगी भगवान गोरक्षनाथ की इस पावन धरती पर भूमि पूजन और शिलान्यास के साथ प्रारंभ होने जा रहा है। मैं इस वेदों, उपनिषदों, पुराणों और अन्य प्राचीन ग्रंथों में भी
सर्वधर्म साधना अर्थात शरीर ही समस्त कर्तव्यों को पूरा करने का पहला साधन होता है। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखना बेहद आवश्यक है। आप सबका तथा समस्त जनों का शरीर निरोगी रहे। और अब खबर सोनभद्र से है, जहां पहुंचे आरएसएस के अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य इंद्रेश कुमार ने विशाल भारत संस्थान के जिला सेवा कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2022 में बांटने और भड़काने वाली ताकतें सफल नहीं होंगी। तालिबान का भारत के मुसलमानों ने विरोध किया और सिर्फ कुछ जैसे कि मुन्नवर राणा और सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने समर्थन किया है। 9 महीने से देश का किसान आंदोलन नहीं कर रहा, बल्कि अलगाववादी विचारधारा के समर्थक आंदोलनरत हैं। ये देशव्यापी किसान आंदोलन नहीं है। वहीं इंद्रेश कुमार ने जनगणना में जाति, उपजाति, मजहब, भाषा और आर्थिक आधार पर होने की वकालत की। ज़्यादा अच्छा होगा कि आप मुलायम सिंह जी से ये पूछिए कि मुलायम सिंह क्या राम को और हनुमान को मानते हैं कि नहीं मानते हैं। अगर वो मानते हैं तो उनका आचरण अपने आप तय हो जाता कौन सा होना चाहिए। जिसकी जैसी भावना रही उसको वैसा फल मिलता है। इसलिए मैं इतना ही कहूँगा कि और देश के नेताओं को ईश्वर प्रदत्त चीज़ों पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। राम और हनुमान और मुलायम सिंह के लिए भी घर घर में उतने ही पूज्य हैं जितने बाकी सब के लिए हैं। ऐसा है, हर एक अपने अपने ढंग से जनगणना की मांग कर रहा है। इस देश का एक नेशनल रजिस्टर होना चाहिए, यह सब बातों में निहित है। इसलिए एक आदमी का पंथ, मजहब, धर्म कौन सा है, जाति उपजाति कौन सी है, भाषा बोलियाँ कौन सी है, उसकी निवास कहाँ है, उसकी प्रकृति कल्चर क्या है, मुझे लगता है समग्रता में हर इंसान का एक नेशनल रजिस्टर बना लेना चाहिए, ताकि देश के विकास की दृष्टि से, देश की सुरक्षा की दृष्टि से, देश के सद्भाव की दृष्टि से समग्रता में योजना की जा सके। भारत के मुसलमानों ने में से कुछ ने तालिबानाइजेशन का समर्थन किया। कोई मुनव्वर राणा है, यहाँ पर एक हकीकुर मेहमान है, ऐसे सांसद हैं, या और इस तरह के सज्जाद नोमानी आदि हैं। पर भारत के मुसलमानों ने पूरा साफ सुथरा वक्तव्य दिया है। वह आतंकवादी, अलगाववादी, विस्तारवादी, तालिबानाइजेशन ऑफ इस्लाम और मुसलमान नहीं चाहते। वहीं शामली कलेक्ट्रेट में राष्ट्रीय लोक दल ने 9 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना दिया। वहीं धरने के दौरान रालोद नेताओं ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला किया। साथ ही केंद्र सरकार के गन्ने के रेट में 5 रुपए की बढ़ोतरी करने पर नाखुशी जाहिर की और यूपी सरकार से गन्ने के रेट बढ़ाए जाने की मांग भी की है। धरने पर बैठे रालोद कार्यकर्ताओं ने साफ कर दिया कि 2022 में होने वाले चुनाव में सरकार को वोट के दम पर जवाब दिया जाएगा। हमारा गन्ने का बकाया भुगतान किया जाए। अगला सीजन शुरू हो रहा है, इसका हमें जो है लाभकारी मूल्य घोषित किया जाए। और जो हमारे आवारा पशु हैं उनका कोई सही से सरकार ने जो आज तक कोई उनका इंतज़ाम नहीं किया है। और किसानों को अपनी फसल पालना बहुत मुश्किल है। उनके खेतों को किसान जो है पूरी रात पहरा देकर भी नहीं बचा पा रहे। तो ये इसी तरह की 9 मांगे हमारे किसान, मजदूर, गरीब को लेकर प्रदेश की जनता की, उसी को लेकर आज हम धरना दे रहे हैं। और अब खबर गाजियाबाद से है। गाजियाबाद में नगर निगम और एक विज्ञापन कंपनी सवालों के घेरे में है। नगर निगम पर आरोप है कि उसने 100 रुपए के स्टाम्प पर 250 करोड़ के टेंडर का करार किया। कंपनी पर अब स्टाम्प चोरी का आरोप लगा है। जानकारी के मुताबिक कंपनी ने 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर नगर निगम से ठेके के लिए अनुबंध कर 5 करोड़ रुपए के स्टाम्प की चोरी की है। इसके बाद विज्ञापन कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। दरअसल विज्ञापन कंपनी के अनुबंध को लेकर सवाल उठे थे और डीएम ने जब इसकी जांच कराई तो 4 करोड़ से ज्यादा के स्टाम्प शुल्क में कमी भी पाई गई। साथ ही निबंध
शुल्क में 1 करोड़ रुपए की कमी पाई गई है। इस रिपोर्ट के बाद कंपनी पर मुकदमा दर्ज किया गया। इस मामले में नगर निगम के अधिकारी भी सवालों के घेरे में हैं। इस बीच नगर आयुक्त महेंद्र सिंह की माने तो स्टाम्प मामले में कोई लेन देन नहीं हुआ और टेंडर नियमों के हिसाब से किया गया। टेंडर जो दिया गया है 15 साल का हो ही नहीं सकता। गाजियाबाद इसमें उत्तर प्रदेश नगर निगम नियमावली 1949 में बिल्कुल क्लियर स्पष्ट लिखा हुआ है कि धारा 305 में कि कोई भी विज्ञापन जो दिए जाएंगे वो 2 साल से ज्यादा नहीं होंगे। 2 साल के बाद उनका रिन्यूअल दोबारा से किया जाएगा। इसे 15 साल बाद देने का कोई मतलब नहीं। जब उसमें 2 साल बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ था, 15 साल का क्यों कर रहे हो? इससे आपकी जो निष्ठा है या आपकी जो कार्रवाई है वो कहीं ना कहीं संदिग्ध के घेरे में आती है कि इस गड़बड़ करके कुछ ना कुछ किया जा रहा है। मुझे लग रहा है अफवाहों को हवा दी जा रही है। जो 305 सेक्शन कहता है वो उसका हवाला देते हैं, तो कुछ सेक्शन के तहत कोई हमारा एग्रीमेंट नहीं हुआ है। सेक्शन 129 के तहत हम लोगों ने दिया है, बिल्कुल इसको विधिवत तरीके से दिया गया है। कंपनी ने काम शुरू कर दिया है जबकि भौतिक कब्जा नहीं दिया गया है। नहीं, भौतिक कब्जा ऑलरेडी हम लोग जो है उसको दे चुके हैं। जेस्टेशन पीरियड 8 महीने का है। वो 8 महीने का टाइम में अपना जो काम है वो कंप्लीट करेंगे। उसके बाद उनका जो है एग्रीमेंट का टाइम है वो स्टार्ट होगा। आखिर कोई कैसे 15 साल का एक साथ टेंडर छोड़ सकता है? हम बात कर रहे हैं विज्ञापन को लेकर। शहर के नगर निगम के जितने भी पोल हैं, अब उस पर एक कंपनी को 15 साल तक के लिए टेंडर छोड़ा है गाजियाबाद नगर निगम ने। अगर बात करें 15 साल की, तो 15 साल में 3 सरकारें बदलती हैं, लेकिन इसी एक सरकार में गाजियाबाद के नगर आयुक्त ने कर दिया है 15 साल के लिए एक ही कंपनी को टेंडर जारी। बताया ये जा रहा है कि 250 करोड़ रुपए 15 साल में इस कंपनी को करने होंगे गाजियाबाद नगर निगम में जमा। लेकिन एक गड़बड़ झाला सामने आया है कि 100 रुपये के स्टाम्प पर गाजियाबाद नगर निगम ने कर दिया 250 करोड़ रुपए के टेंडर का गड़बड़ झाला। आईजी स्टाम्प का ये कहना, ये स्टाम्प की चोरी है और इसमें गाजियाबाद नगर निगम दोषी है। तो 100 रुपये के स्टाम्प पर इतना बड़ा खेल आखिर कैसे हो सकता है, ये देखने वाली बात है। वहीं गाजियाबाद के नगर आयुक्त की अगर बात करें तो गाजियाबाद के नगर आयुक्त का ये कहना है कि हमने जो हमें कागज़ चाहिए थे वो हमारे पास पूरे किए। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब ये करार किया था तो उसमें 100 रुपये का मात्र स्टाम्प लगाया था, जिसमें कि 5 करोड़ रुपए की स्टाम्प चोरी का मामला निकलकर सामने आया है। इसकी भी एक जांच होगी, लेकिन वो जो जांच पहले से ही गाजियाबाद नगर निगम में पेंडिंग चल रही है, उनका ही कोई रिजल्ट नहीं आया। तो देखना ये है कि इस जांच का आखिर आगे होगा क्या। गाजियाबाद से एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। वहीं एडवर्टीजमेंट कंपनी मामले पर एआईजी स्टाम्प के के शर्मा ने कैमरे पर बोलने से इनकार कर दिया, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड उनकी जो बातें कैमरे में कैद हुई उसके मुताबिक डीएम की ओर से उन्हें जांच सौंप दी गई है, जिसके बाद उन्होंने सब रजिस्ट्रार को ये जांच सौंप दी है। जब उन्होंने नगर निगम में जांच की तो पाया कि इसमें निगम की तरफ से लापरवाही हुई है। निगम को इसमें रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करना चाहिए था, यानी नगर निगम सरकारी विभाग होकर जिस तरीके से स्टाम्प की चोरी कर रहा है उसका मतलब साफ है कि वो निजी कंपनी को फायदा पहुंचा रहा है। वहीं इस मामले में कंपनी को नोटिस जारी किया जाएगा और उनसे पैसे जमा कराने के लिए कहा जाएगा। डायरेक्ट हमको इंसान भेजा, हमने सब रजिस्ट्रार को भेजा, सब रजिस्ट्रार को भेजा हमने। ये ऐसा होता नहीं है अमूमन नगर निगम ऑफिस होता नहीं है ना ऐसे। कराने की करोड़ रुपए की डील होती है। हाँ, कायदे में नगर निगम को ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसलिए कि जो सरकारी विभाग जो भी काम करते हैं तो वहाँ हमसे रिपोर्ट लेके ही आगे बढ़ते हैं। ऐसा मतलब नोटरी बिल तो इतना बड़ा डील कैसे कि नोटरी के 100 रुपये की नोटरी रजिस्टर तो कराया नहीं, रजिस्टर करा दे तो 2% की स्टाम्प भी होती है उनको। नहीं, अब कॉन्ट्रैक्ट तो मान्य ही होगा, इससे जमा ही कराना पड़ेगा। एक तरह से मतलब उन्हें कराना ही पड़ेगा। बड़ी खबर का रुख करेंगे इस वक्त। आपको बड़ी खबर गाजियाबाद से बता दें, युवक की हत्या से गुस्साए लोगों ने हंगामा किया है। आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से लोग बेहद नाराज हैं। पीड़ित परिवार का आरोप है कि आरोपी धमकी दे रहे हैं। आरोपियों का धमकी भरा ऑडियो वायरल हो रहा है और 25 अगस्त को खेल में हुए विवाद में जान ले ली गई थी।
इस मामले को लेकर लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग हो रही है। साथ ही साथ परिजनों का कहना है कि धमकी दी जा रही है, जिसका क्लिप भी वायरल हो रहा है। हालांकि युवक की हत्या के बाद से लोगों ने काफी अपना विरोध जाहिर किया। ये तस्वीरें भी हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। पीड़ित परिवार का कहना है कि इस मामले में कार्रवाई तेजी से नहीं हो रही है और आरोपियों की तरफ से परिजनों को धमकी दी जा रही है। दरअसल खेल खेल में पूरा विवाद हुआ और युवक की जान ले ली गई। इसके बाद से स्थिति क्या है वो आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं। पुलिस लगातार समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन लोग समझने को तैयार नहीं है। चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस मामले पर कार्रवाई हो। खबर अब बरेली से है, जहां बरेली में धर्म परिवर्तन के मामले का खुलासा हुआ है। यहां के जगतपुर का रहने वाला सैयद निजाम कई लोगों का धर्म परिवर्तन करा चुका है। इसका खुलासा पुलिस की पूछताछ में एक आरोपी ने किया, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। धर्म परिवर्तन के आरोपी को बदायूं के कादर चौक थाने की पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी ने बताया कि सैयद निजाम तांत्रिक बनकर लोगों के घरों में दाखिल होता था और वशीकरण करके उनसे लाखों रुपए ऐंठता था।